हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल रहेगी बिकॉज इसमें हम करेंगे इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सीबीएसई ने भी पब्लिश किए हैं, सारे सब्जेक्ट के किए हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग पेपर पब्लिश हुए हैं। तो हम आज करने वाले मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है फॉर क्लास 10 सेशन 2020-21 उसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे और क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स, ये आपको ऑलरेडी पता है। देन जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स ए एंड बी, बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइसेस। ठीक है, पार्ट ए स्टूडेंट्स, जो पार्ट ए रहेगा इसमें हमारे रहेंगे 2 सेक्शंस 1 एंड 2। देन सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, और यहाँ पर आपको कुछ इंटरनल चॉइस मिलेंगी। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे उनमें से आपको 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है। जब और उसके बाद में जो सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें 4 क्वेश्चंस है, क्योंकि स्टूडेंट जो पार्ट 1 रहेगा इसमें आपके रहेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 16 रहेंगे आपके सेक्शन 1 और 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 में भी जो 4 क्वेश्चंस हैं उनके स्टूडेंट सब पार्ट हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। मतलब क्या कहा स्टूडेंट, जो सेकंड सेक्शन है उसके 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चंस के 5 सब पार्ट है, और उन 5 सब पार्ट में से 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, तो वहां भी आपको एक इंटरनल चॉइस मिल रही है। अब चलते पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप है और लॉन्ग आंसर, और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है इंटरनल चॉइस कितने क्वेश्चन में आपको मिली है। सो 21 to 26 ये है 2 मार्क्स, ये आपके पहले वाले पैटर्न है सेम। देन 27 to 33 स्टूडेंट्स, ये जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है इनको थोड़ा डिक्रीज किया है, इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम हुआ है। 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। पहले यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते थे स्टूडेंट्स, अब की बार आपके 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। अब इसके बाद में 3 क्वेश्चन हैं आपके 5 मार्क्स के। पहले आपके 5 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, बट इस बार क्या किया कि 5 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, सो इंटरनल चॉइस आपको इन क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 में भी हमने देखा था और पार्ट 2 में भी, पार्ट बी में भी। तो अब हम स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें पुटअप किए गए हैं, कैसे क्वेश्चन इसमें है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप भी ये सारी इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे। एक तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका इंटरनल चॉइस है, तो आप इसमें से या इसमें से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अटेम्प्ट करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इफ xy इज इक्वल्स टू 180, x एंड y आर 2 नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स इज 180 एंड HCF ऑफ xy इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द LCM ऑफ xy। स्टूडेंट्स ये आप सभी को पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है इसका, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एलसीएम फाइंड आउट करना सिंपल है। देखिए क्वेश्चन, एलसीएम एज इट रहेगा इनटू एचसीएफ इज गिवन 3 एंड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 180। सो एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज दिस 3 टू राइट हैंड साइड, सो 180/3, सो 60 इसका होगा स्टूडेंट्स आंसर फर्स्ट का। ठीक है, तो आपको वहां पर ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसका और वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 डिवाइडेड बाय 2 raised power 1 into 5 raised power 4 will terminate after how many decimal places? ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखिए अगर आपको डेसिमल देखना कि कितने डेसिमल बाद ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 raised power m इंटू 5 raised power n, अगर इस फॉर्म में अगर इसका डिनोमिनेटर है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब कितने डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट्स, वो इनकी पावर्स पे डिपेंड करता है। अगर 5 raised power 4 है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कि जितने यहाँ पर नीचे हाईएस्ट पावर रहेगी स्टूडेंट्स, उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद में टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं, ये अगर आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सपोज कि इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c/a। ये होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला।
अब यहाँ पर ए बी सी क्या होता है स्टूडेंट्स, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है आपका एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट नंबर. सो सम ऑफ द zeros of this polynomial is given and that is 3. So students, sum of zeros means alpha plus beta is equals to minus b and b is already minus k. So minus into minus k divided by 3 is equals to 3. स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व कर लेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम सोल्व करेंगे. तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा आ जाएगा k/3 इज इक्वल्स टू 3. सो k की वैल्यू आपकी आएगी 9. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं. सेकंड में आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, तो सेकंड का आपका आंसर होगा 9. देखिए थर्ड क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + y इज इक्वल्स टू 3 एंड 6x + ky इज इक्वल्स टू 8 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पेयर ऑफ लाइन है ये पैरेलल लाइंस होंगे, और पैरेलल लाइंस के लिए इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2. ये स्टूडेंट्स जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे अगर इन दोनों जो लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो इक्वल वाली जो रेशियो रहेंगे स्टूडेंट्स a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, इसका यूज करके हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a1 ये रहेगा आपका x का कोफिशिएंट, देन b1 आपका रहेगा y का कोफिशिएंट और c1 यहाँ पर 3 होता है. और यहाँ पे इस केस में a2 b2, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें a1/a2 रखना है. सो a1 इज 3, a2 इज 6 इज इक्वल्स टू b1 इज 1 एंड b2 इज k. इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k की वैल्यू आएगी आपकी 2. तो इसका आंसर कितना होगा 2. ठीक है, तो ऐसे आपको ये सिंपली क्वेश्चन सोल्व करने. चलो अभी हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. इफ 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400 form linear equation to represent this situation. ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है. आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी. क्या लीनियर इक्वेशन होगा, देखो 3 चेयर्स. सो सपोज यहाँ पर हम चेयर की कॉस्ट मान लेते हैं x रुपीज एंड जो टेबल है इसकी कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज. सो 3 चेयर्स की कितनी होगी 3x प्लस 1 टेबल की कितनी होगी 1y इज इक्वल्स टू 1500. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, 6 चेयर की कॉस्ट होगी 6x प्लस 1 टेबल की कॉस्ट होगी y एंड इज इक्वल्स टू 2400 रुपीज. ओके, तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन की हम लीनियर इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ में हमारे पास दोबारा अब इंटरनल चॉइस मिली है. अब क्या क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0. स्टूडेंट्स देखिए सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैं हमेशा से जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा, एपी हमारे पास गिवन है और हमसे पूछा कि 0 इस एपी की कौन सी टर्म होगी. ठीक है, मतलब हमें ए एन गिवन है, ए एन 0 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है एन. ठीक है, सॉरी हमें फाइंड आउट करना है कि एन क्या होगा. हमें फाइंड आउट करना है कि 0 इसकी कौन सी टर्म होगी. और स्टूडेंट्स ए एन मतलब कोई भी एपी के nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी. और हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, ए एन गिवन है. ए मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इट इज ऑलरेडी गिवन 27 एंड डी इज 24 माइनस 27 मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स. सो स्टूडेंट्स डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी -3. ठीक है, हमारे पास डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है एंड ए एन इज ऑलरेडी गिवन. ए एन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. और हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देखते देखिए स्टूडेंट्स. ए प्लस n-1 इंटू डी, ए एन इज 0, ए इज 27, देन प्लस n-1 इंटू डी इज -3. इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कितना आएगा 27 और यहाँ पर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -3n और यहाँ होगा माइनस माइनस +3. इसको सोल्व कर लीजिए, जो -3n इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 3n इज इक्वल टू 30. सो n की वैल्यू आएगा आपकी 10. तो मतलब इसकी जो 10th टर्म होगी स्टूडेंट्स इस एपी की वो होगी 0. ऐसे आपको स्टूडेंट्स ये सोल्व करना था. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. इसका जो और में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. अब और वाला क्वेश्चन पढ़िए कि तो क्या है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, a n इज इक्वल टू 4, देन फाइंड a. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सिंपली जो फॉर्मूला होगा उसमें सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए और जो हमें फाइंड आउट करना है, एक वैल्यू हमें वो फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पर नहीं गिवन है. ए हमें फाइंड आउट करना है और जो बाकी ए एन, एन और डी ये तीनों वैल्यू यहाँ पर गिवन है.
सो ए एन इज 4, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एन इज 7, डी इज -4. सो 4 इज इक्वल टू ए प्लस स्टूडेंट्स 7 - 1 6, 6 इंटू -4, 6 इंटू -4 होगा -24. सो ए प्लस माइनस ए -24, यहाँ पर 4 है स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 24 को कितना आएगा, ए की वैल्यू 28. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपकी मार्किंग स्कीम है सीबीएसई ने जो पब्लिश की है उसमें -28 आंसर दिया हुआ है, बट इसका आंसर होगा +28. वहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से वहाँ -28 हुआ है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा +28. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स. स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं तो उसका क्या मतलब होगा, दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0. और डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, b² - 4ac इज टू 0. और abc किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. सो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे. b यहाँ पर स्टूडेंट्स 6k, तो 6k² -4 इंटू a है 9 एंड c है आपका स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू 0. इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 36k² -4 9 = 36, 36 इंटू 4 144 इज इक्वल टू 0. इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, k² इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 36 4. सो k की वैल्यू आ जाएगी +-2. यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस की वैल्यू भी रहेगी आपकी, माइनस की वैल्यू भी रहेगी, दोनों वैल्यू हमें कंसिडर करनी है. सॉरी 6 वाले का जो आंसर रहेगा आपका +-2. ठीक है, तो ऐसे आपको करना था क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन देखिए. 7th क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है और इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो हम यहाँ पर मेथड अप्लाई करेंगे. तो x², अब स्टूडेंट 7 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने के जिनका प्रोडक्ट होगा 10, ठीक है, और सम होगा 7. सो 5x + 2x + 10. अगर स्टूडेंट्स आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो आप इजीली इतने इजी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे. सो x + 5 यहाँ से कॉमन आएगा आपका 2 और अंदर आपका बचेगा x + 5. अब इस कंप्लीट में से x + 5 जब कॉमन निकालेंगे तो x + 2 रहेगा. सो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5 और x की वैल्यू आएगी -2. तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, सॉरी रूट्स फाइंड आउट करने थे. सो इसका आंसर आपका होगा -5 एंड -2. ठीक है, अब देखिए 7th का जो और वाला पार्ट है इंटरनल चॉइस, यहाँ पर 3rd क्वेश्चन आपको, ठीक है, 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन में आपको ऊपर मिल चुकी है. ये है 3rd क्वेश्चन. देखिए क्या क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स. स्टूडेंट्स ऊपर मैंने एक इक्वल रूट्स का क्वेश्चन किया था हमने, देखिए 6th क्वेश्चन, वहाँ पे क्या था कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था, इसका मतलब इक्वल रूट है. अब यहाँ पे कहा हुआ कि नो रूट, नो रियल रूट्स, तो इसके लिए क्या वो होती है कंडीशन, दैट डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. ठीक है, तो लेस देन 0 मीन्स b² - 4ac इज लेस देन 0. तो यहाँ पर abc की वैल्यू पुट करेंगे. b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो -6 का स्क्वायर देन -4 इंटू a इज 30a. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a भी हम काउंट करेंगे बिकॉज x² का कोफिशिएंट कंप्लीट आपका रहेगा 30a एंड इंटू c इज 1 इज लेस देन 0. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम a के लिए इसको सोल्व करेंगे. देखिए क्या आएगा, 36 -120a लेस देन 0. इसको जब सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 120a इज ग्रेटर देन 36. जब दोनों साइड में 120a ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो इस साइड का हो जाएगा कैंसिल ये, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 120a और यहाँ पर आपका आ जाएगा 120a. तो इस साइड में मतलब 120a है तो 120a विल बी ग्रेटर देन 36. तो a की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 36 डिवाइडेड बाय 120. इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 12 से तो कितना आएगा, 3/10. सो a इज ग्रेटर देन 3/10. तो अगर a की वैल्यू 3/10 से बड़ी होगी तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट्स रियल रूट्स नहीं होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी जो आंसर की गिवन है मींस मार्किंग स्कीम गिवन है सीबीएसई ने जो पब्लिश किया है, वहाँ पर जो सॉल्यूशन गिवन है वो 3ax² लेके और वहाँ पे सोल्व किया गया है. अगर यहाँ पे 3ax² होता तो हम उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं. तब यहाँ पर जो 30a लिया है यहाँ पर हम 3a लेते हैं, और 3a अगर लेते तो ये इक्वेशन क्या बनती है हमारी, 36 - 12a इज लेस देन
0, तो 12a विल बी ग्रेटर देन 36, सो a की वैल्यू यहाँ पर किसकी ग्रेटर देन होती 3, मीन्स अगर a की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स। ओके, सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आपके वहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन पे चलिए। ओके स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन आपका है, इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। ये जो PLM ट्रायंगल है, इन तीनों साइड्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास गिवन है कि PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बस एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, क्या प्रॉपर्टी है वो, टेंजेंट प्रॉपर्टी होती है सर्कल के टेंजेंट्स की, कि अगर कोई भी सर्कल के दो टेंजेंट और वो एक पॉइंट से है, मान लीजिए कि P पॉइंट से यहाँ पर PA और PB दो टेंजेंट्स है, तो PA और PB की जो लेंथ रहेगी इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है, देखिए जो QL और LN ये दोनों जो टेंजेंट्स रहेंगे स्टूडेंट्स, एक पॉइंट L से यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं, सो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली राइट साइड में जो आपका यहाँ पर M पॉइंट से T और N तक के जो टेंजेंट हैं, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए PLM जो ट्रायंगल है, इसकी पेरीमीटर किसके इक्वल होगी, PL प्लस LM एंड प्लस PM। हमारे पास लेंथ गिवन है PQ और PT की, क्योंकि PQ और PT की भी लेंथ इक्वल होगी, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट, मीन सेम पॉइंट P, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये है ना, इन साइड्स को हमें PQ और PT की टर्म में लेके आनी है। स्टूडेंट्स हम इसको LM साइड को देखिए थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे, PL प्लस LM को हम लिख रहे हैं LN प्लस NM एंड प्लस PM एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए LN मैंने अभी क्या बताया आपको कि LN और LQ की जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी, सो PL प्लस LN को हम रिप्लेस कर देंगे LQ से। सिमिलरली NM जो यहाँ पर है, NM को हम रिप्लेस करेंगे MT से, MT प्लस PM। ठीक है, अब देखिए आप PL प्लस LQ स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट रहेगा, दोनों लाइन सेगमेंट्स को ऐड करके क्या बनेगा हमारे पास PQ, और प्लस MT प्लस PM क्या बन रहा है PT, एंड वी नो स्टूडेंट्स PQ एंड PT आर इक्वल्स टू 28, सो 28 प्लस 28 कितना आएगा 56 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल PLM। सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन, आपको बस एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी। ठीक है, ये हुआ हमारा 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th में भी यहाँ पर आपको एक इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है, क्या कहा हुआ देखिए, टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, तो मतलब मान लीजिए कि सर्कल है और यहाँ पर इसके दो टेंजेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और दोनों 60 डिग्री पे इंक्लाइंड, मतलब ये एंगल इसका होगा 60 डिग्री। ठीक है, और जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस गिवन है कितनी स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट माने आपका B, A एंड B, PA और PB की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए जो सेंटर है इसका सर्कल का, इसको मिला लीजिए आप P पॉइंट से, और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए कि जो रेडियस रहेगी, रेडियस के साथ टेंजेंट का जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, एंड जो OP लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, दिस लाइन सेगमेंट विल बाइसेक्ट दिस एंगल APB, तो मतलब स्टूडेंट्स ऊपर वाला जो एंगल है ये एंगल 30 और ये एंगल भी 30, ये एंगल होगा 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है AP। अब AP फाइंड आउट करना है और AO गिवन है और ये एंगल भी गिवन है 30 डिग्री। सो हम स्टूडेंट्स इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं, जिसमें साइड अपोजिट टू एंगल एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल, ये दोनों साइड्स का यूज होगा, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें यूज करेंगे। तो वो रेशियो हमारा होता है 10, सो 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AO डिवाइडेड बाय AP, एंड वी नो 10 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, सो AO मीन्स 3 इज डिवाइडेड बाय AP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी स्टूडेंट्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AP की वैल्यू आपकी आएगी 3√3 सेंटीमीटर। सिमिलरली PB इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 9th का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं इसका जो इंटरनल चॉइस में और वाला जो क्वेश्चन है, ये इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल,
देन फाइंड ओ क्यू पी। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका कैसा डायग्राम बनेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर ओ है। देन पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। तो मतलब जो पी पॉइंट है स्टूडेंट्स वो सर्कल के ऊपर है और यहाँ पी पॉइंट पे एक टेंजेंट है, ठीक है, पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये हमें ज्वाइन करना होगा ओ पी क्यू। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो स्टूडेंट्स जो क्यू पॉइंट है आपका, क्यू पॉइंट थोड़ा नजदीक होगा। ठीक है, नजदीक होगा मतलब ओपी, जो ओपी लाइन सेगमेंट है ये ओपी और जो पी क्यू है दोनों इक्वल होंगे, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इसकी इक्वल होंगी। अब देखिए क्या गिवन है, देन फाइंड ओ क्यू पी। ओ क्यू पी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रेडियस और जो टेंजेंट रहेगा इसके बीच का एंगल रहेगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स तो और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये दोनों अगर इक्वल हुए, दोनों का सम होगा 90, बिकॉज देखो थर्ड एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। सो रिमेनिंग दो एंगल्स का सम कितना होगा 90, और ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों 45 के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स इजीली। उन एंगल्स का सम करके हम यहाँ पर दिखा देंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। देखिए 10th क्वेश्चन रहा हमारा ये, इन द ट्रायंगल ABC D and E are points on side AB and AC respectively such that DE is parallel to BC। स्टूडेंट्स यहाँ ये देख के आपको समझ जाना चाहिए कि बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा डायग्राम बना के समझ लेते हैं एक बार। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। देन D एंड E, DE जो दो पॉइंट्स है वो AB और AC साइड पे हैं, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल हुई तो इनके रेशियो इक्वल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारी होती है बीपीटी। सो कौन कौन सी साइड गिवन है, AE इज इक्वल टू 2, AD इज इक्वल टू 3, देन BD इज इक्वल टू 4.5, देन CE हमें फाइंड आउट करना है। सो सिंपली हम रेशियो में यहाँ पे देख लेते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। अब यहाँ पर AD की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल्स टू AE इज 2 एंड CE वी आर आस्क्ड टू फाइंड। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। CE इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 2 करेंगे स्टूडेंट्स 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 आ जाएगा इसका CE की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा 10th क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इन द फिगर इफ B1 B2 B3 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे, एंड A1 A2 A3 ये रहे यहाँ पर A1 A2 A3 हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। तो C कहाँ पर है, ये रहा C, और अब हमें स्टूडेंट्स बताना है कि जो AB लाइन सेगमेंट है इसको C पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है हमारी 8 पार्ट्स है। ठीक है, मतलब ये जो कंप्लीट A8 है इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, और सिमिलरली यहाँ पर जो B5 इसको हमने किया 5 पार्ट्स में डिवाइड। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के अगर एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो एंड पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन है ये इसी रेशियो में डिवाइड होगी जितने पार्ट्स में ये लाइन डिवाइडेड है। तो ये लाइन डिवाइडेड स्टूडेंट्स 8:5 रेशियो, तो 8 पार्ट ये होगा और 5 पार्ट ये होगा, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8:5। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइन A प्लस कोस B इज इक्वल टू 1, देन A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी 30 डिग्री, सो साइन 30 प्लस कोस B इज इक्वल टू 1, और इसको हम सोल्व कर लेंगे B के लिए। सो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस कोस B इज इक्वल टू 1, देन ट्रांसपोज 1/2 टू राइट हैंड साइड, सो कोस B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, एंड वी नो स्टूडेंट्स कोस B इज इक्वल टू 1/2। सो अगर 1/2 वैल्यू स्टूडेंट्स कोस B, तो किस एंगल पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है ये हमें देख लेना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस B इज इक्वल टू कोस 60, तो यहाँ पे कंपैरिजन करके आप लिख देंगे कि B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th, इफ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड x प्लस y। सिंपली इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, ऐड करते के साथ क्या आएगा, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर है 2
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जो फर्स्ट जो दो टर्म है इनमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बनेगी आपके आइडेंटिटी, हो जाएगा 1। सो 2 प्लस 1 कितना आंसर आएगा 3। सो 13th का आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करने हैं। देखिए 14th क्वेश्चन आपके सर्कल बेस्ड है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, और इसका डायमीटर कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल्स टू 22/7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका डायमीटर आपके पास गिवन है, डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो कोई भी एक आर्क है, मान लीजिए ये आर्क यहाँ पर नीचे, ये वाली आर्क इस पे, ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का यहाँ पर कर रही है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। इस जो ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, 2πr। अब 2πr का मतलब है कि कंप्लीट सर्कल। अब हमें इस लेंथ का अगर फाइंड आउट करना है तो ये कितने एंगल होगा स्टूडेंट 60, तो इंटू 60/360 ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का। तो हमें 60 डिग्री की आर्क फाइंड आउट करनी है, मतलब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ यहाँ पर आएगी 2πr इंटू 60/360, और आर की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, डायमीटर इज 42, सो रेडियस विल बी 21। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 21 इंटू 60/360। इसको सोल्व करते हमारा आ जाएगा आंसर, यह आएगा 16, और यहाँ पे 7 3 जार 6, 3 2 जार 6, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। सो लेंथ इसकी कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा 14th का आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल है। जो हमने पढ़े हैं, जो हमारी सिलेबस में, वही क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, 15th क्वेश्चन, 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of the each sphere. स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको डायमीटर और हाइट गिवन है, उस सिलेंडर को मेल्ट करके आप स्फीयर बना रहे हैं, और 12 स्फीयर, ठीक है, इक्वल रेडियाई के। तो मतलब उन दोनों के जो 12 स्फीयर है और जो सिंगल सिलेंडर, स्टूडेंट सिंगल सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहेगी वो दोनों इक्वल रहेगी। तो हमें दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और दोनों को इक्वेट कर देना है। ओके देखिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे πr²h। πr²h मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 spheres. 12 sphere means 12 into volume of one sphere. Volume of one sphere is equals to 4/3 pi r cube. Let the capital R is the radius of one sphere. तो इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 4, पाई से पाई कैंसिल आउट, एंड यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा सिलेंडर का 1 स्क्वायर इंटू हाइट इज 16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 आर क्यूब, 16 कैंसिल आउट। सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स के आर की वैल्यू कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपके स्फीयर बनेंगे उनकी रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। सो डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर 15th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, 16th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। स्टूडेंट्स डाइस पे हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक ही होती है नंबरिंग। अब दो डाइस है तो दोनों डाइस पे यही होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जब थ्रो करेंगे हम तो उस पर डबलेट आने के कितने चांस होंगे, डबलेट का मतलब होगा 1 1 आएंगे, या फिर 2 2 आएगा, या फिर 3 3, या फिर 4 4, या फिर 5 5, या फिर 6 6। ठीक है, तो ये कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे आपके 5, ठीक है, सॉरी 6, तो 6 होंगे फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। जब एक पेयर हम मीन्स पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो 6/36, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 1/6। सो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, इसके और में एक और क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स।
तो 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, मतलब टोटल आउटकम्स तो आपको पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब क्या बाहर निकालना है, ब्लैक क्वीन। अब हमें देखना है कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। फेवरेबल आउटकम मतलब टू गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। अब ब्लैक क्वीन, अब देखिए स्टूडेंट्स, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में जो 26 कार्ड रहेंगे वो रहेंगे ब्लैक और 26 रहते हैं रेड। अब 26 जो ब्लैक रहेंगे उसमें कितने ब्लैक क्वीन होती हैं, मतलब क्वीन कितनी होती है, तो उसमें क्वीन होंगी 2। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स इज 2 एंड टोटल आउटकम्स इज 52। So probability will be 2 by 52. It means 1 by 26 will be our correct answer. तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन करने थे। 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट सेक्शन 1 ऑफ पार्ट ए। अब हम चलते सेक्शन 2 पे। स्टूडेंट्स सेक्शन 2 के बारे में आपको मैं बता दूं कि जैसे मैं पहले से भी सीसीटी पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं, तो यहाँ भी स्टूडेंट सेक्शन 2 इज टोटली बेस्ड ऑन सीसीटी आइटम्स क्वेश्चन, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और क्या फॉर्मेट रहेगा हम देख लेते हैं एक बार। 17th क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड 1 सनरूम, ये इसकी थीम है स्टूडेंट्स। द डायग्राम्स शो द प्लान्स फॉर अ सनरूम, इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। द 4 walls of the sunroom are square clear glass panels. The roof is made using 4 clear glass panels trapezium in shape, all the same size. 1 tinted glass panel half a regular octagon in shape. और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी शेप्स वहाँ पर गिवन है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड नोट टू स्केल। अब देखिए रेफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू अगर देखते हैं हम ये टॉप व्यू, तो यहाँ पर फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जे एंड आई। तो जे और आई कहाँ पर स्टूडेंट्स, ये रहा जे और ये है आपका आई। दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, 17 एंड 9, 16। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 प्लस 9 15/2। तो आपका ये होगा, देखो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो y कोऑर्डिनेट हो तो उसको तो सोल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, बिकॉज 15/2 बस एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब इसमें क्या कहा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज, ओके स्टूडेंट देखिए ये रहा आपका P पॉइंट। अब x एक्सिस हमारा रहेगा ये और y एक्सिस रहेगा ये, हमें पता है। तो y एक्सिस से P पॉइंट देखिए कितना होगा, 1, 2, 3 और 4 ब्लॉक्स इस साइड, मतलब 4 डिस्टेंस होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S, A और S के जो बीच की डिस्टेंस होगी, A पॉइंट ये रहा, S पॉइंट ये। तो कंप्लीट ये ब्लॉक्स हमें काउंट करने होंगे। कंप्लीट अगर कर लेंगे स्टूडेंट्स तो एक ये इस साइड का और एक इस साइड का माइनस कर देंगे। देखिए कितने होंगे स्टूडेंट्स, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। 18 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा स्टूडेंट, 16। तो 16 डिस्टेंस होगी A to S, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड पार्ट, ठीक है। 5 पार्ट्स रहेंगे, उसमें आपको 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, तो आपको 5th पार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये होगा कैसे। इफ ए पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द Q एंड S, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, इज इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब होगा, आप एक पॉइंट मान लीजिए आपका ये एक्स वाई है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर Q और S। इक्विडिस्टेंस होगा मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो दोनों की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और वहां से हमारी इक्वेशन बनेगी। देखिए मतलब स्टूडेंट्स कि हमें इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी और उसको हमें इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करके उसको इक्वेट करना होगा। सो यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x2 y2 और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या होगा, अंडर रूट x2 मीन्स 9 माइनस x एंड होल रेज पावर ऑफ 2 प्लस y2 इज 8 माइनस y होल रेज पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। इस पॉइंट की जब हम फाइंड आउट करेंगे s से इस पॉइंट तक की, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 17 माइनस x होल रेज पावर ऑफ 2 देन प्लस 8 माइनस y होल रेज पावर ऑफ 2। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट्स ये जो रहेगी 8 माइनस 2 होल रेज पावर ऑफ 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में सेम टर्म होगी। हमारे पास बचा 9 माइनस एक्स होल रेज पावर ऑफ 2 एंड 17 माइनस एक्स होल रेज पावर ऑफ 2। अब हमारे पास स्टूडेंट्स बचा 9 माइनस एक्स होल रेज पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स होल रेज पावर ऑफ 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 18x, ठीक है, a माइनस होल रेज पावर ऑफ 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तब। और यहाँ पर a स्क्वायर, तो a 17 स्क्वायर कितना होगा 289 देन प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab सो 34x। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा,
इसको हम सोल्व कर लेंगे तो देखिए 34x को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 34x होगा, सो माइनस 18x एंड प्लस 34x, तो क्या होगा 34x माइनस 18x इज इक्वल्स टू 289 माइनस 81। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा आपका 16x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 208। सो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 208 डिवाइडेड बाय 16, 16 1s are 16 and 4, so 16 3s are 48, so x minus 13 is equals to 0। ये रिलेशन आएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाँ ये रहा आपका बी ऑप्शन, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, सीसीटी बेस्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है, देखिए, केस स्टडी बेस्ड 2 स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी। तो इस क्वेश्चन में हम देखने वाले स्टूडेंट्स के स्केल फैक्टर क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size, ठीक है, सिमिलरिटी की डेफिनेशन है ये। The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The scale is written as a ratio. Similar figures, the ratio of two corresponding sides in similar figure is called the scale factor, ठीक है। सिमिलर फिगर्स की जो साइड्स रहेंगे उनका रेशियो को हम कहेंगे स्केल फैक्टर। जैसे यहाँ पर लेंथ इन इमेज एंड कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी साइज डिफरेंट हो सकती है बट शेप आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उन शेप्स को हम कहेंगे सिमिलर शेप्स। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वो देखिए, ये यहाँ पर रोटेशन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। रोटेशन करेंगे तो ये शेप ऐसी होगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और फ्लिप करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसलेशन और स्लाइड करके दिखाया हुआ है, ठीक है, नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड। अब क्या कहा हुआ, हैंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर रिसाइज फ्लिप और स्लाइड और टर्न, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन में अलग दिख रही है शेप और रोटेशन करने से अलग दिख रहा है, बट स्टूडेंट्स ये है सिमिलर शेप्स। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन क्या है, A model of a boat is made on the scale of 1:4. The model is 1 centimeter, 120 centimeter long. The full size of the boat has a width of 60 centimeter. What is the width of the scale model? Students, यहाँ पे देखिए क्या कहा हुआ है आपको कि 1:4 है इसका स्केल फैक्टर, मतलब कि अगर 1 इसमें आपको जब मॉडल बनाए उसमें अगर इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी, कुछ भी होगी, तो ओरिजिनल में उसकी कितनी होगी 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्या है कि जो बोट की विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर बोट 60 सेंटीमीटर है तो इसका रेशियो मीन्स 1/4 होगा उसका मॉडल में, तो 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस मॉडल में होगी इसकी स्केल, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, तो मॉडल की जो विड्थ रहेगी होगी 15 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे रेशियो को प्रोपोर्शनल का यूज करके कर सकते हैं, 1:4 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 60। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 60/4 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 7th क्लास में हमने ये क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट सही नहीं होगी, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। देखिए ऊपर हमने देखा भी था यहाँ पर कि मिरर इमेज दोनों की ऐसे सेम होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो सिमिलर फिगर है तो उनकी मिरर इमेज सेम नहीं होगी, तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलर फिगर्स के केस में सही क्या होगा, दे आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका 4th। इफ टू सिमिलर फिगर्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ a is to b which statement regarding the two triangles is true। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन ट्रायंगुलर शेप है और उसका आपको मॉडल बनाना है। अब मॉडल में आपका स्केल फैक्टर है a is to b, मतलब यहां पर अगर इसकी ये साइड a है तो यहां पर मॉडल में इसकी साइड होगी b। अब इसकी हाइट स्टूडेंट्स, हाइट का रेशियो क्या होगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, पेरीमीटर इज 3a is to b, तो पेरीमीटर इसकी देखिए स्टूडेंट्स यहां पे पेरीमीटर का रेशियो भी सेम रहेगा, मतलब a is to b ही होगा, 3a is to b नहीं होगा, तो ये तो आपकी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। एल्टीट्यूड्स हैव ए रेशियो a is to b, यस, यहां पर अगर एल्टीट्यूड इसका a होगा तो इसका मॉडल में क्या होगा b, तो इसका रेशियो स्टूडेंट्स b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका b ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मीडियंस हैव द रेशियो a/2 is to b, नहीं ये भी नहीं होगा। तो उनके स्केल फैक्टर अगर a is to b है सिमिलर फिगर्स का, तो उनकी बाकी साइड्स
या एल्टीट्यूड या फिर पेरीमीटर, वो सारे स्टूडेंट्स A:B उसका रेशियो होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाई इज। देखिए ये सिमिलर फिगर्स होंगे दोनों, ठीक है। सिमिलर फिगर्स का मतलब होगा कि ये देखिए यहाँ पे शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, तो इसकी लेंथ है 5 मीटर और शेडो है 2 मीटर। अब सेम टाइम पे ये ट्री है, इसकी हाइट है 12.5 और हमें शेडो की हाइट बतानी है x, तो इसका रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स 12.5 डिवाइडेड बाय x, और यहां पर स्केल फैक्टर क्या होगा 5:2। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू क्या होगी 12.5 डिवाइडेड बाय 5:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इस डेसिमल को हटा लेते हैं, देखिए क्या आएगा 25, और इसको सोल्व कर लेंगे 2 5 जार 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 5 जार 25। सो x की वैल्यू कितनी आई 5, मतलब कि जो 12.5 मीटर की जो एक ट्री रहेगा उसकी शेडो उस टाइम पे 5 मीटर की होगी, ठीक है, सेम टाइम में 5 मीटर की। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका ई पार्ट देखिए, आपको यहां भी 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने थे, ठीक है ना, 5 में से 4 पार्ट्स। ई पार्ट देखिए, below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurements. The attic floor ABCD in the model is a square. The roof are the edges of a rectangular prism. E, F, G, H, K, L, M, N. E is the middle of AT, F is the middle of BT, G is the middle of CT, and H is the middle of DT. All the edges of the pyramid in the model have length of 12 centimeter. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सेम जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया हुआ है फार्म हाउस, और उसका जो फ्लोर है ABCD, ये है स्टूडेंट्स एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, और बाकी जो एक ये प्रिज्म बना हुआ है, प्रिज्म की सारी साइड्स आप देख सकते हैं, और वहां पे मिड पॉइंट्स भी देख सकते हैं EFGH, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक। EF की हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी, EF की, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास AB की लेंथ गिवन है, AB इज इक्वल्स टू 12 मीटर, और हमें पता है स्टूडेंट्स कि E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AT एंड TB। तो जो TEF ट्रायंगल एंड TAB ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे बिकॉज EF एंड AB आर पैरेलल। सो EF विल बी पैरेलल टू AB एंड EF विल बी हाफ ऑफ AB, ठीक है। हाफ ऑफ AB का मतलब होगा कि स्टूडेंट्स AB 12 है तो EF होगा उसका हाफ मींस हाफ ऑफ 12 मींस 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये 9th क्लास का आपका मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और सिमिलरिटी भी इसमें यूज हुई है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन करने थे। अब चलते हैं हम हमारे 19th क्वेश्चन पे, केस स्टडी बेस्ड 3, ठीक है। ये थर्ड आइटम होगा। एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोलास, हाईवे ओवरपासेस, अंडरपासेस। अ हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप, ठीक है। पैराबोलिक शेप आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन रहेगी उसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, पैराबोलिक शेप में, ठीक है। यहां पर देखिए क्या कहा हुआ है, शेप ऑफ क्रॉस स्लोप, ये है इसका जो हाईवे के अंदर यहां पर देख रहे होंगे ना, ये शेप, इस शेप के बारे में बात हो रही है। क्या कहा हुआ है, ए पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। देखो मैंने अभी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होगा। Parabolas are symmetric about a vertical line known as the axis of symmetry, ठीक है। The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of the parabola which is called the vertex, ठीक है। vertex कहां पर है, अच्छा यहां पर ये vertex लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तो पैराबोला की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम में मिनिमम, इस पॉइंट पे जो ये इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं एक्सिस को वर्टेक्स। अब देखिए, if the highway overpass is represented by x² minus 2x minus 8 then its zeros are, देखिए स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो जीरो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट अप करके। तो यहाँ पे -2 हमें सम चाहिए और -8 चाहिए हमें प्रोडक्ट। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स, 4 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 2 जब इसके फैक्टर करेंगे हम तो -4x होगा और +2x होगा, बिकॉज हमें जब सम चाहिए -2x। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x -4, और यहाँ से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स +2, सो x -4। सोल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू आएगी +2 और x की वैल्यू आएगी -2, सो +4, x की वैल्यू +4 एंड x की वैल्यू -2, सो 4 एंड -2 विल बी आवर करेक्ट आंसर, मींस सेकंड पार्ट, ठीक है।
नाउ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. Zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial intersects x-axis. Students, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी कैसी इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनेगी. ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी और उसमें नंबर ऑफ अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने होंगे तो जितने पॉइंट्स पे वो उसका पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसको जीरो रहेंगे. ठीक है, उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरो रहेंगे. सो वही सेम हमारा एक क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे घुमा के भी दिया जा सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उसको जीरो होंगे. ठीक है, ये हुआ बी पार्ट. सी पार्ट देखिए, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला. ठीक है, ऊपर अभी हमने देखा, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है स्टूडेंट्स कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला. ठीक है, देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज वन जीरो इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोस इज 0 इज. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जीरो कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा. अल्फा और बीटा में से एक जीरो आपका 6 है, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 6 प्लस बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ द जीरोस इज 0. ठीक है, 0. तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -6. मतलब एक जो इसका जीरो रहेगा 6 है, जैसे अल्फा इसका 6 होगा और बीटा आपका होगा -6. सो यहाँ से स्टूडेंट्स आप जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसके दो मेथड रहेंगे आपके. एक तो अगर आप सम करेंगे सम ऑफ जीरोस. ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a. तो यहाँ से इनकी अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या फिर डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला रहेगा उससे सोल्व करेंगे. तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आपको उससे भी जो ध्यान है उससे आप कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स 6 और -6 होगा तो 0 हो जाएगा, तो -b और यहाँ पर a. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि -b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि b अगर 0 होगा तो x वाली टर्म उसमें नहीं होगा, तो x वाली टर्म मतलब ये तो एलिमिनेट हुआ फर्स्ट ऑप्शन. अब ठीक है, b की वैल्यू अगर 0 हुई स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द जीरोस 6 into -6 is equals to c/a. So -36 is equals to c/a. So -36 is equals to c/a. आप डायरेक्ट कंपेयर करके बता सकते हैं कि c की वैल्यू आपकी 36 और a की वैल्यू 1 होगी. और अगर स्टूडेंट्स ऐसा हुआ तो देखिए क्या इसकी शेप रहेगी, क्या फॉर्म रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये रहेगी इसकी फॉर्म. सो x² मीन्स x², ये रहेगा 0 और c की वैल्यू -36. सो x² -36 इज इक्वल्स टू 0. बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसका बी ऑप्शन. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अगर डायरेक्ट आप फॉर्म करना चाहिए, अगर दो जीरोज आपको पता है तो क्या होता है इसका, देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरो मीन 6 - 6 करेंगे और इंटू एक्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 6 इंटू -6 तो -36. तो यहां से भी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0 एंड x² -36 इज इक्वल्स टू 0. तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, और जो ये यहां पर है इससे भी आप ये इक्वेशन बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका ऑप्शन आपका होगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट. देन ई पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ आवर 19th क्वेश्चन. द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल x - 2 raised power of 2 + 4 कैन हैव इज. स्टूडेंट्स देखिए, वैसे तो एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल रहेगी उसके 2 जीरो होते हैं, बट इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे एक बार देख लेते हैं. देखिए x - 2 होल रेज़ पावर ऑफ 2 + 4 इज इक्वल्स टू 0. कोई भी इक्वेशन के पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो फाइंड आउट करने तो उसको हमें जीरो के इक्वल पुट करेंगे और फिर उसको सोल्व करके देखते हैं. तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x - 2 होल रेज़ पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -4. स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन बनी है अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. क्यों? बिकॉज इस साइड में x - 2 होल रेज़ पावर 2, तो x अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर है सो दैट कैन नॉट बी लेस देन 0, है ना, दैट कैन नॉट बी लेस देन 0. बट यहां पर -4 है, तो स्टूडेंट्स x - 2 होल रेज़ पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -4, तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स. सो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे. ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 0 भी पुट करते हैं तो भी यहां पर -4 इसकी वैल्यू नहीं आएगी. तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 0. तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 90th क्वेश्चन कंप्लीट. अब 20th देखते हैं, केस स्टडी बेस्ड 4th क्वेश्चन. ठीक है, 100 मीटर रेस. A stopwatch was used to find the time that it took a group of students to run 100 मीटर. और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है. ठीक है, टाइम, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इतने टाइम्स मतलब 0 से 20 सेकंड्स के बीच में कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट करी,
20 to 40 सेकंड्स कितने स्टूडेंट ने लिया वहां पर टाइम, और इसके बेस पे यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस है। एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, और इसमें हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, जो आपका क्लास इंटरवल गिवन रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ से क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, एक्सआई। एक्सआई कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आएगा 10, फिर इसका आएगा 30, इसका आएगा 50, देन 70, देन 90। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज 8, 10, 13, 6 एंड 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख लेंगे स्टूडेंट्स, एफ आई एक्स आई करेंगे तो 80, 300, 650, और यहाँ पे 7 6 आर 42, 420 एंड 270। इनको जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 380 आएगा, 1720, एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, 6 + 3 9, 9 + 13 22, 32 एंड 8 40। सो 40 जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 आर 16 एंड 1 रहेगा रिमाइंडर, तो 4 3 आर 12, मींस 43 इसके 43, ठीक है, थर्ड। सो 43 सेकंड्स रहेगा उनका मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस, ठीक है। 43 सेकंड्स में उनका मीन टाइम रहेगा कि वो कंप्लीट करते अपनी रेस, ठीक है। बी पार्ट, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए मॉडल क्लास क्या होती है। मॉडल क्लास मोड फाइंड आउट करते टाइम हमें पता होता है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और उसका क्लास इंटरवल होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। अब ये 40 to 60, इसमें लोअर लिमिट है 40 और अपर लिमिट कितनी, 60। सो 60 होगा अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। Then the construction of cumulative frequency table is useful in determining the median. Students, ये जो cumulative frequency CF है, ये हम median फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये यहाँ पर अगर आपका 8 दिया हुआ है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि नेक्स्ट में आपका 8 ऐड हो जाएगा तो 18 आएगा, देन नेक्स्ट 18 में 13 ऐड हो गया, यहाँ पर आएगा 31, देन इसमें ऐड हो गया आएगा 37 और लास्ट में 40, ठीक है। लास्ट में आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन। बिकॉज स्टूडेंट्स, जो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज n into h फॉर द क्लास साइज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो l होगा, l इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n होता है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का सम और उसका हाफ। स्टूडेंट्स, जो CF रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, वो हम मीडियन क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम मीन, मीडियन, मोड, मीन फाइंड आउट करने के 2-3 आपके मेथड रहेंगे, मीडियन और मोड। ये हम स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर रहेगा हमारा, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा मीन, मीडियन, मोड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डी पार्ट में। द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास इसमें कौन सा होगा, और मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो हमें पता है जिसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो मॉडल क्लास आपका है ये, जिसमें 13 है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो 40 to 60। तो इसमें लोअर लिमिट क्या होगी इसकी लोअर लिमिट होगी 40। अब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सी होती है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करता है आपको बता दूं मैं कि मीडियन क्लास जैसे हमने अभी CF फाइंड आउट किया, CF मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका हाफ करेंगे पहले, ठीक है। और हाफ करने के जस्ट बाद में, मतलब यहाँ पे हम 20 करेंगे हाफ 40 का, तो 20 के जस्ट ग्रेटर देन कौन सी CF होगी, 31, ठीक है। जिसमें 31 रहेगा स्टूडेंट्स, वही आपका जिसमें जो क्लास इंटरवल रहेगा 40 to 60, दैट विल बी द मीडियन क्लास। सो 40 to 60 इसका रहेगा मीडियन क्लास, और 40 to 60 में लोअर लिमिट कौन सी होगी, 40। तो इसकी 40 होगी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो दोनों का 40-40 होगा, और सम इनका अगर फाइंड आउट करना है तो 80 इसका हो जाएगा सम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। देन ई पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ आवर पार्ट ए सेक्शन बी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। स्टूडेंट्स, 1 मिनट से पहले कितने स्टूडेंट्स ने वहां पे कंप्लीट करी रेस, ये हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 40 to 60 जो सेकंड, उससे कम में जितने बच्चों ने किया है कंप्लीट, वो सारे बच्चे ये हैं इस साइड वाले, ठीक है। 0 से 20 सेकंड में 8 स्टूडेंट ने कंप्लीट किया, 20 to 40 10 एंड 40 to 60 13 स्टूडेंट्स। तो 13 + 10 23, 23 + 10 सॉरी 23 + 8 31। सो 31 स्टूडेंट्स ने आपका 1 मिनट से पहले ही रेस कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो थर्ड इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर।
तो स्टूडेंट्स ये है हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं पार्ट ए ऑफ दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर। और इसमें स्टूडेंट्स आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है कितने होंगे। देखिए मार्क्स आपके जो 16 है स्टार्टिंग है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसके हैं 16, ठीक है 16 मार्क्स। अब उसके बाद में जो 4, 17, 18, 19 और जो 24 क्वेश्चन है इनके 5 पार्ट्स है, बट आपको वहां पर 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने थे। तो हर एक के कितने होंगे 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मीन 16। तो 16 मार्क्स यहां पर हो इन 4 क्वेश्चंस के। तो स्टूडेंट्स 1 to 20 जो आपका क्वेश्चन नंबर है वहां तक आपका 32 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ है, ठीक है 32 मार्क्स का पेपर, जो कि पहले 1 से 20 तक का 20 मार्क्स का आता था, अब वही पेपर 32 मार्क्स का हो गया है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको सीसीटी जो वीडियोस प्रोवाइड करता था वो इसीलिए करवाता था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि पीसा और जो प्रैक्टिकल नॉलेज के चलते दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इन सबको देखते हुए मैंने सोचा कि जो सीसीटी आइटम्स है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और वही आपके एग्जाम में ज्यादा आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे 16 मार्क्स के आपके आएंगे सीसीटी आइटम्स, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन इजी रहेंगे, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारे पार्ट 1, ठीक है पार्ट 1 में हमने किए 20 क्वेश्चंस। अब हम पार्ट 2 करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स ये है पार्ट बी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन। ये आप सभी को पता है कि जिसमें इंटरनल चॉइस होगा उसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स देखिए 21st क्वेश्चन, 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM. When the 3 bells will the ring together next? स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जब आप करने होंगे आप तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट 7th 8th क्लास से हम करते आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, 7 और 14 का, और जो एलसीएम आएगा उतनी ही मिनट के बाद में दोबारा वो घंटियां सारी एक साथ बजेंगी। तो 4, 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। 4, 1, 2 और यहाँ पर 2, 1, 1। सो 7 2 14, 14 2 28 मिनट्स। 28 मिनट के बाद में दोबारा बजेंगे। तो कितने बजे बजेगा 6 AM पे वो बजी थी, तो अब कितने बजे बजेंगे दोबारा 6:28 AM। ओके तो इसका आंसर होगा 6:28 AM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22nd, फाइंड द point on x axis which is equidistant from the points 2, -2 and -4, 2। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स कि x एक्सिस पे हमें एक ऐसा पॉइंट देखना। अब देखिए x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे हमेशा y वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा y की वैल्यू 0 रहेगी। तो मतलब ये हमें पता है कि x 0 होगा, ठीक है। तो x 0 की इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और x 0 की इस पॉइंट से डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो हमें उस पॉइंट की वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनसे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करते देखते हैं। इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस होगी x2 इज 2 माइनस x1 हम यहाँ पर x कंसीडर करेंगे, देन होल रेज पावर ऑफ 2 प्लस y2 स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 एंड y1 0 है, तो ये होगा स्क्वायर एंड अंडर रूट एंड इज इक्वल्स टू, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो इस पॉइंट से और -2 4 2 की डिस्टेंस भी इसके इक्वल होगी। सो -4 माइनस x होल रेज पावर ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 0 होल रेज पावर ऑफ 2 एंड अंडर रूट। ये देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, मीन स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर स्क्वायर ओपन करिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है -4x प्लस -2 स्क्वायर करेंगे तो +4 इज इक्वल्स टू -4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 देन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये अगर हम a माइनस बी एज्यूम करते तो b आपका रहेगा +x और a रहेगा -4। सो -2 इंटू और a कितना -4 और b कितना होगा स्टूडेंट्स +x, ठीक है। ऐसे आपको देखना, अगर आप इसको a प्लस b लेते तो फिर जो b रहेगा आपका -x होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर सकते हैं, और यहां पर जो रहेगा इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4। इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है तो ये होगा कैंसिल आउट, और 4 दोनों साइड में तो 4 भी होगा कैंसिल आउट। अब क्या हमारे पास बचा देख लेते हैं, यहां पर बचेगा 4 माइनस 4x और राइट साइड में रहेगा 16 और इसको सोल्व करेंगे तो +8x, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा आपका 12x इज इक्वल्स टू -12, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और x की वैल्यू अगर -1 आई तो पॉइंट कौन सा होगा वो -1 0,
तो ये वो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा 22nd क्वेश्चन। इसका और वाला पार्ट देखिए। इसके और वाले पार्ट में क्या कहा होगा, P -2 5 एंड Q 3 2 are 2 points. Find the coordinates of the point R on PQ such that PR is equals to twice of QR. स्टूडेंट्स PQ एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, P और Q, P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 5। आपको भी ऐसे कैसे वहां पे अटेम्प्ट करनी स्टूडेंट्स, ये समझ के, ठीक है। Q is equals to कोऑर्डिनेट ऑफ Q is 3 2। अब देखिए एक R पॉइंट यहां पर है, ओके, और PR is equals to twice of QR। मतलब क्या स्टूडेंट्स की जो PR डिस्टेंस है ये QR का डबल है, ठीक है। तो वैसे तो ये R यहां पर होना चाहिए था, तभी हम यहां पर कहेंगे कि PR जो रहेगा वो QR का डबल होता है, ठीक है। तो बट ये समझाने के लिए आपको मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से हम ये रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे कि जो R पॉइंट है इस PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो PR डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल्स टू 2/1। तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स कि 2:1 रेशियो होगा ये, ठीक है। PR रहेगा 2 तो RQ रहेगा 1। सो 2:1 इसको डिवाइड करेगा। तो अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ R फाइंड आउट करने हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये आपका रहेगा x1 y1, ये आपका रहेगा x2 y2, और ये रेशियो आपका आएगा m1:m2, ठीक है। आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये करेंगे स्टूडेंट्स, आप खुद कर लेंगे, और मैं आपको बता देता हूं कि R के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। ये कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4/3, x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी आपकी 3, ठीक है। ये आप इजीली सोल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23rd है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 and 5 + 3√2। सो स्टूडेंट्स हमें ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने की जिसके जीरो ये होंगे। अगर जीरो ये है स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि x² माइनस यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू x एंड देन प्लस यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये होती है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर हम सम ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनका जब सम फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5 - 3√2 देन प्लस 5 + 3√2। तो ये होगा, इससे कैंसिल आउट। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 10। अब अल्फा बीटा देख लेते हैं, प्रोडक्ट इनका क्या होगा। सो प्रोडक्ट 5 - 3√2 और मल्टीप्लाई बाय 5 + 3√2। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा स्टूडेंट्स a - b a + b। सो a² - b² बन जाएगा। सो a² मींस 5 का स्क्वायर 25 एंड देन 3√2 का स्क्वायर कितना होगा 18। सो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी 7। अब ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपका क्या रहेगा ये इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ जीरोस मींस 10x देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस 7। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें करना था ये 23rd क्वेश्चन। अब देखते हैं 24th क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विद A and B as centers. Draw circles of radius 5 and 3 centimeter respectively. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लेना है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट है 9 सेंटीमीटर का, ओके। देन ए और बी से दोनों को सेंटर मानना है और आपको 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो ये होगा 5 सेंटीमीटर का। आप 3 सेंटीमीटर का जब करेंगे ड्रॉ तो आपका इसको थोड़ा इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इस टाइप में बनेगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इनकी 9 है, बट इन दोनों को रेडियस को मिला के भी हमारा 8 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो दोनों सेंटर के मींस दोनों सर्कल के बीच की थोड़ी सी डिस्टेंस बचेगी स्टूडेंट्स ये, ठीक है। तो ऐसे हमें ये दोनों सर्कल बना लेना है। अब सर्कल बनाने के बाद में स्टूडेंट्स क्या करना है कि इन दोनों के सेंटर से और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना और बी पॉइंट से आप इस सेंटर पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, काफी इजी है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। If tan A is equals to 3/4, find the value of 1/sin A plus 1/cos A. tan A की वैल्यू स्टूडेंट्स 3/4। सो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है कि ABC ट्रायंगल ऐसे लेना है कि ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि tan A की वैल्यू गिवन है। सो
सो tan A मींस साइड अपोजिट टू एंगल A मींस BC, ये एंगल होगा, ये साइड होगा आपकी 3 और साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज 4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना स्टूडेंट्स, sin A 1/sin A प्लस 1/cos A। तो इसका मतलब कि हमें sin A और cos A की वैल्यू पता होना चाहिए। सो सपोज कि tan A को हमने मान लिया 3k/4k, सो ये वैल्यू, ये साइड होगी आपकी 3k, ये वैल्यू, ये साइड होगी 4k। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट AC, हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। ये होगा स्टूडेंट्स 5 है, बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये 5k होगा। अब हम इसमें sin A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। sin A किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर 3k/5k मींस 3/5। देन cos A क्या होगा, बेस मींस 4k हाइपोटेन्यूज 5k, सो 4/5। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1/3/5 प्लस 1/4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/3 प्लस 5/4। इसको जब हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा, एलसीएम आपका 12 और ऊपर आ जाएगा आपका 20 प्लस 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15, तो 35/12। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं इसके जो और में जो क्वेश्चन किए ना उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चनों को आप एक बार में नहीं समझ पाते तो आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये हमारा और वाला क्वेश्चन देखते हैं, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। इट मींस दैट थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये रिलेशन गिवन है। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर cos थीटा इसको यहाँ ले आएंगे और √3 इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये हमारा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सो tan थीटा, sin बाय cos क्या होता है, tan थीटा, एंड स्टूडेंट्स 1/√3 क्या होता है, tan 30। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हुआ आपका 25th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन देखिए। In the figure, quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD perpendicular to AB. If radius of encircle is 10 cm, then find the value of x. क्या कहा हुआ स्टूडेंट्स, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पॉइंट आपका B होगा, ये पॉइंट, ठीक है, एंड दिस क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब किसको कहेंगे स्टूडेंट्स, के ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के बाहर है, ठीक है, और इंस्क्राइब क्या होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर होगा सर्कल के। तो यहाँ पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो सर्कमस्क्राइब मींस सर्कल इसके अंदर में बना हुआ है। और क्या गिवन है, दैट AD परपेंडिकुलर टू AB, ये भी गिवन है। अब इफ रेडियस ऑफ इनसर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ये AB डिस्टेंस मींस वैल्यू ऑफ x। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने 1 मार्क के जो क्वेश्चन किए उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक सर्कल से बाहर अगर कोई पॉइंट है उससे दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे PA और PB तो इनकी लेंथ इक्वल होती है। सेम प्रॉपर्टी यहां भी यूज होगी। यहां पे प्रॉपर्टी कहां यूज होगी, देखिए C पॉइंट से इस सर्कल पे R और Q, तो CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है, ये हमें यहां पे यूज करना है। तो ये जो CQ डिस्टेंस है ये होगी 27 और जो CB डिस्टेंस कितनी गिवन है, CB इज 38। सो मतलब रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो BQ डिस्टेंस होगी, BQ डिस्टेंस कितनी होगी, 38 माइनस 27 11 सेंटीमीटर। ओके, BQ और BP इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज B पॉइंट से इस सर्कल पे दो ये टेंजेंट इक्वल टेंजेंट हो गए, एंड BQ इज इक्वल टू BP। सो BP इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हुआ। अब हमें BP के तो पता चला, अब स्टूडेंट्स अगर हमें AP का पता चल जाए तो हम AB फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस X फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, ये हमें पता चलेगा यहां से। देखिए स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो OSA एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, OSA एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली O से P तक जब हमको यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। इट मींस इसके स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये रेक्टेंगल हुआ स्टूडेंट्स तो ये अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर OS, तो OS यहां पर 10 सेंटीमीटर अगर है, सो AP इज आल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड स्टूडेंट्स X इज इक्वल टू AP प्लस PB, ठीक है। तो AP हमने फाइंड आउट कर लिया 10 और PB हमने फाइंड आउट कर लिया 11, सो टोटल आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। सो इसका आंसर आपका आएगा X का 21 सेंटीमीटर।
काफी अच्छे क्वेश्चन आपके इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए 27th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 27th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 minus root 3 is irrational given that root 3 is irrational। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था पहले भी, दैट मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो 100% है कि आपका ही आएगा, ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना रूट वाले क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो इस पे मैंने जो वीडियो बनाई है वो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। मेथड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रूट 3 जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स इरेशनल, इसी को हम मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर होगा, ओके। और इसको रैशनल नंबर अगर मानेंगे तो इस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और वहां पर p और q दोनों रहेंगे को प्राइम नंबर्स, और p बाई क्यू फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम यहां पर q रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जो रूट 3 की वैल्यू आएगी ना वो उसके लेफ्ट साइड में आएगा p बाई क्यू फॉर्म में, बट हमें पता है स्टूडेंट्स गिवन है कि रूट 3 रैशनल है, तो लेफ्ट साइड रैशनल कैसे आएगी, तो हमारी खुद की जो स्टेटमेंट रहेगी वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 2 minus root 3 इज रैशनल, ठीक है। तो ये हमें इरेशनल ऐसे प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square plus px plus 4 is equals to 0 is 2/3, then find the value of p and the other root of the equation। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन वही घुमा फिरा के दिए हुए हैं, बट कॉन्सेप्ट आपका सेम वही यूज हुआ है। यहां पे क्या कहा हुआ स्टूडेंट्स, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट है ये, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी p की, और फिर उसके बाद में दूसरा रूट भी हमें फाइंड आउट करना उस इक्वेशन का। तो इस केस में क्या करेंगे, बिकॉज 2/3 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दिस वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो इस वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना x की जगह पे। सो 3 into 4/9 स्क्वायर ऑफ 2/3, ठीक है, इंटू p इंटू 2/3, देन प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, सोल्व फॉर p। सो 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप p वाली टर्म को रखेंगे इस साइड में, बाकी टर्म्स को लेके जाएंगे राइट साइड में। सो -4/3 सोल्व करिए, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा -12 -4/3, सो -16/3, और 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गए, 2p आ जाएगा -16, सो p की वैल्यू आएगी -8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब p की वैल्यू अगर -8 आई तो यहां पर हम इसकी p की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 3x² -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हमें 8x को ऐसे दो टर्म में डिवाइड करना है, ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका सम आएगा -8 और प्रोडक्ट आएगा 4 and 3। तो सिंपल स्टूडेंट्स ये 6 और 2 हो जाएगा, माइनस के दोनों होंगे क्योंकि सम तभी आपका -8 आएगा, ठीक है। तो -6 और -2, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3x² -6x -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से जब हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो आपका क्या आएगा, x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू आएगी 2। तो एक तो देखिए यहां पर गिवन था 2/3 वैल्यू आएगी, और जो सेकंड जो रूट है वो आएगा x इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 2। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। ओके, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिली है, वो देखिए उसका क्वेश्चन क्या है। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -5x प्लस 3 into k minus 1 equals to 0 are such that alpha minus beta is equals to 1. Find the value of k. Students, ये quadratic equation है और alpha and beta are the roots of this equation. Now students, difference of the roots is given, alpha minus beta is equals to 1, and students we know we can easily find out the sum of roots of any quadratic equation. How? Minus b by a. And b in this case is -5, so minus b is minus into -5 और a की वैल्यू 1, so अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी +5 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई 1। इन दोनों को सोल्व करके हम इनकी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐड करते के साथ हमारा आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू आई 3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आई 3 और बीटा की वैल्यू आई 2। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली k की वैल्यू।
तो स्टूडेंट्स सम तो ये हुआ, अब अगर प्रोडक्ट हम करते हैं इनका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू सी इज द कांस्टेंट नंबर मींस कंप्लीट 3 into k minus 1 डिवाइडेड बाय a is 1। अब अल्फा और बीटा के दोनों की वैल्यू यहां रख देंगे, 3 into 2 तो आएगा 6 इज इक्वल्स टू 3 into k minus 1। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, k minus 1 इज इक्वल्स टू 2 और k की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सो 28 क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम चलते 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए इन द फिगर ABCD इज a square of side 14 centimeter. Semicircles are drawn with each side of square as diameter. Find the area of the shaded region. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना, जो शेडेड रीजन है ये। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसको समझिए पहले। ABCD एक स्क्वायर है और इसके साइड्स गिवन है, साइड है इसकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डायमीटर, मतलब BC को डायमीटर लेते हुए हमने एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है और सिमिलरली यहां पर और यहां पर 4 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। अब हमें जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें कि इसकी साइड हमें पता है कि ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी है 14 सेंटीमीटर और जो ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं स्टूडेंट्स, इनकी रेडियस कितनी होगी, इनकी रेडियस होगी हाफ ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब हमें कहां पे ध्यान देना है कि जो शेडेड रीजन है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कौन से एरिया में से और क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये एरिया मिले। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एरिया ऑफ, मैं जो यहां लिख रहा हूं ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ, अगर ये हमारे पास ये जो पेटल्स हैं, ठीक है, ये जो 4 पेटल्स हैं इनका एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ये शेडेड रीजन। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो एरिया ऑफ जो पेटल्स है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इन चारों सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये सेमी सर्कल एरिया फाइंड आउट किया तो ये कंप्लीट आएगा। ठीक है, और ये सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये कंप्लीट आएगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों जो सेमी सर्कल्स का एरिया है इसमें इस पेटल का एरिया 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जब इसका हम काउंट करेंगे, इसका जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका जब डबल टाइम रिपीट होगा, मींस 2 टाइम उसमें कैलकुलेट होगा, इंक्लूड होगा। जब इसका हम जब फाइंड आउट करेंगे एरिया, तब इसका जब एरिया ऐड करेंगे तो इन दोनों पेटल्स का एरिया 2 बार ऐड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इन चारों सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, एक तो इस कंप्लीट स्क्वायर का एरिया प्लस इन चारों पेटल्स का एरिया। ठीक है, सो अगर हम इस एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ दिस स्क्वायर तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ दिस पेटल्स। तो अब मैं जो यहां लिखूंगा स्टूडेंट्स वो आप ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर माइनस एंड इन ब्रैकेट एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए अब एरिया ऑफ ABCD तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है तो मतलब रेडियस इसकी होगी 7 और नीचे यहाँ पर 2, तो 4 सेमी सर्कल है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, सो 14 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा देखिए 14 स्क्वायर 196 माइनस इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, सो 2 2 4 और यहाँ पर पाई की वैल्यू जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, सो 7 7 कैंसिल आउट एंड माइनस 196। सो इसको सोल्व कर लेते हैं, 196 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 7 2 14 14 इंटू 22 कितना आएगा स्टूडेंट्स 14 इंटू 22 14 इंटू 22, तो 22 4s are 88, the remainder will be 8, then 22 1s are 22 plus 8 308 and माइनस माइनस होगा ये प्लस, सो प्लस 196। इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए 196 प्लस 196 कितना आएगा,
ये आएगा आपका 392 एंड माइनस 308, तो आपका स्टूडेंट्स ये आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडिड रीजन है उसका एरिया कितना आएगा आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सोल्व करना था। देखिए दोबारा आप समझिए कि हमें शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आप इस एरिया को मतलब कौन से एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आपको वो एरिया मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने वही किया है कि पहले हम पेटल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पेटल्स का एरिया अगर हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड पोर्शन। अब ये पेटल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताती है। तो पेटल्स का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, इन चारों सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उस एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो वो एरिया बचेगा जो 2 बार रिपीट हो गया था। ठीक है, 2 बार कौन सा रिपीट हुआ था, देखिए ये पेटल का एरिया और ये पेटल और ये इन चारों पेटल्स का एरिया 2 बार रिपीट हुआ था। नहीं, सो इन पेटल्स का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी फ्रॉम द एरिया ऑफ ऑल 4 सेमी सर्कल्स एंड then we will subtract the area of 4 petals from the area of square to get this shaded region. So ये था स्टूडेंट्स हमारा 29th क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, हम इसको हॉट्स क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन हमारा था पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, find the length of the corresponding side of the second triangle. तो स्टूडेंट्स सिमिलरिटी लगा के हम यहाँ पर कर सकते हैं यूज। देखिए सिमिलरिटी में पेरीमीटर अगर ये दिया हुआ है 25, तो पेरीमीटर मानिए कि 2 ट्रायंगल है एबीसी और एक पीक्यूआर। ठीक है, तीनों साइड्स की सम का जो रेशियो रहेगा 25 एंड 15 होगा। सो AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल्स टू 25/15। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स, वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल AB और डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग साइड उसकी होगी PQ। ठीक है, इनमें से आपकी जो AB है वो गिवन है, तो AB की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 25/15 इज इक्वल्स टू 9/PQ। इसको सोल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 * 15 5 5 * 25। सो PQ की वैल्यू क्या आएगी 27/5। सो PQ इज इक्वल्स टू 5.4। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर इसका होगा आंसर 30th क्वेश्चन का। इसके और में क्वेश्चन है, देखिए इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equals to 7AB square। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को करवाया भी है और इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, वीडियो देखेंगे, अगर नहीं आता तो और आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनानी है ABC। ओके, और D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर कि जो BD साइड है दिस इज 1/3 ऑफ BC। ठीक है, और हमें प्रूव करना स्टूडेंट्स कि AD 9 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB साइड। तो यहाँ पर हमें क्या करना स्टूडेंट्स, इसका एक मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ दिस साइड आल्सो। ठीक है, और इसके बाद में हमें जो साइड हमें रिक्वायर्ड है उन ट्रायंगल्स में अप्लाई कर देना है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप ये पॉइंट मान लीजिए E, तो ADE ट्रायंगल में और ABE ट्रायंगल में दोनों में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए आपको कैसे करना होगा, ये जो BD इज इक्वल टू 1/3 BC है, यहां से हमें रिलेशन निकालना है और BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की आप वीडियो देखना, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और जो सारी टर्म्स है उनको हमें AD और AB में ही कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारी ज्यादा लेंथी ना हो तो इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं करवाऊंगा, इसकी आप वीडियो देख लेना। ठीक है, अब देखिए 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन है आपका द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी A एंड B इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 70। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है उस पर बेस्ड है और इसमें हमें मीडियंस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। देखिए मीडियंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि CF फाइंड आउट करना होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होगी 12, देन 12 प्लस A, देन 12 प्लस A प्लस 12, तो 24 प्लस A, देन यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 24 प्लस 15 39 प्लस A,
देन यहाँ पर आएगा 39 प्लस ए प्लस बी, फिर ये आएगा 35 प्लस ए प्लस बी, ये आएगा 51 प्लस ए प्लस बी, और ये आएगा स्टूडेंट्स 55 प्लस ए प्लस बी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में जो नंबर आएगा दिस विल बी द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये गिवन भी है कि टोटल 70 है, तो एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी कि 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 70, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये रिलेशन हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स मीडियन का फॉर्मूला पहले हम यहां लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2, n is sum of frequency minus CL, okay, and divided by frequency and into h स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इनका गैप होता है 0 से 5, 5 to 10, इसको हम बोलते हैं h। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हमें देखना है कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। मीडियन क्लास हम कौन सी क्लास लेते हैं ध्यान देना आपको। देखिए जो n है मींस टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 70, उसका हाफ देखिए कितना होगा, उसका हाफ होगा 35। ठीक है, 35 उसका हाफ हुआ। अब देखिए CF में 35 से बड़ा नंबर कौन सा है, 35 से जस्ट ग्रेटर देन होगा 39 प्लस ए। ठीक है, तो 39 प्लस ए जिसकी CF होगा उसकी जो क्लास होगी स्टूडेंट्स वही होगी मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अब इसमें जो लोअर लिमिट होगी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है L, लोअर क्लास मींस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहां पर हम लिखेंगे 15 प्लस n/2, n/2 हमने यहां फाइंड आउट किया, हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस CF। देखिए यहां पर क्या है कि 35 हमने लिखा n/2। अब यहां माइनस में हमें n/2 से कम वाली टर्म लेनी है, तो n/2 से कम वाली टर्म मतलब ये जो हमने मीडियन क्लास ली इससे पहले वाली जो CF रहेगी उसको हमें इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहां आपका माइनस साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप 35 में से ना तो 39 माइनस ए करेंगे ना ही आप इससे बड़ी वाली टर्म्स को 39 प्लस ए की जो पहली वाली टर्म्स रहेंगी सारी पहली वाली CF रहेंगी, उसमें मतलब जस्ट इससे जो पहले वाली जो क्लास रहेगी, ठीक है 10 to 15 वाली मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास, उसकी CF हमें यहाँ पे माइनस करना है CF की जगह पे। ठीक है, n/2 माइनस CF एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें जो मीडियन क्लास लिया उसकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो हमें यहाँ यूज करनी मींस 15 एंड ब्रैकेट क्लोज, और h कितना स्टूडेंट्स, गैप बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज 5। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेना है। अब इक्वल्स टू मीडियन स्टूडेंट्स, मीडियन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मीडियन गिवन है 16, तो लेफ्ट साइड में हमारा मीडियन की जगह क्या होगा 16। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 15 इस साइड लेके आएंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 24, 11 माइनस a डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू 11 माइनस a, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आएगा हमारा a को जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8। ठीक है, अब a की वैल्यू अगर 8 आई है स्टूडेंट्स तो हमारे पास, क्योंकि हमें a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन मतलब जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 8 प्लस b इज इक्वल्स टू 15, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मेथड a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं। 32nd क्वेश्चन देखिए, 32nd क्वेश्चन जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बेस पे है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। If the angles of elevation of top of the candle from two points distant a centimeter and b centimeter, a greater than b, from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle। स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल भी किया था, तो शायद आपको ध्यान होगा, तो देख लेते एक बार यहाँ पर ये कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर दो पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, और दोनों पॉइंट्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री। ये यहाँ पर कैंडल है, ठीक है, ए बी इसकी हाइट मानिए, एक कॉइन है सी पॉइंट पे, एक कॉइन है डी पॉइंट पे, तो ये एंगल ऑब्वियसली आपका 60 होगा, ये एंगल 30 डिग्री। अब जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये डिस्टेंस आपकी होगी ए, ठीक है, जो ग्रेटर वाली डिस्टेंस ए होगी और ये जो बी से डिस्टेंस होगी ये होगी बी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। अब स्टूडेंट्स हाइट इसकी ए बी की टर्म में आएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो डिस्टेंस गिवन है ए बी की टर्म में है। ठीक है ना, अब दोनों जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है, अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के इनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है। तो इन ट्रायंगल ABC जब हम लेंगे तो 10 60 इज इक्वल टू हाइट इसकी मान लीजिए h, सो h बाय
b और यहाँ पर √3 होता है इसकी वैल्यू, तो h की वैल्यू क्या आएगी √3b। ओके, एक और जो ट्रायंगल हमारे पास है स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करके देखते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 जब रिप्लेस करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स a/√3। ये इक्वेशन नंबर 2 मानिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मानिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा h² और राइट साइड में रहेगा √3b इंटू a/√3। √3 कैंसिल आउट, सो h² इज इक्वल्स टू ab एंड h विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ab मीटर, क्योंकि यहाँ पर a मीटर और b सॉरी सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर, क्योंकि a और b आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी। कैंडल की इसकी हाइट हो जाएगी √AB सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज आवर 32nd क्वेश्चन। कम टू आवर 33rd क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स जो आपका चैप्टर उससे बेस्ड है, उस पे बेस्ड है। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोड बेस्ड, और जो पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था वो था मीडियन बेस्ड। वहां भी हमने जो मिसिंग ये जो टर्म थी मिसिंग फ्रीक्वेंसी AV वो फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी x फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ज्यादा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, बट वहां पर था मीडियन, यहाँ पे मोड, तो फॉर्मूला आपका डिफरेंट यूज होगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है मोड फाइंड आउट करने का, वो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये F1 F0 F2 है क्या चीज, वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए हमें, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने मीडियन यूज किया था, तो वहां मीडियन क्लास हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें मोड क्लास कौन सी होगी। तो मोड क्लास वो होती है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो 15, ठीक है। एक्स का हमें नहीं पता है, बट हम 15 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। 15 को कंसीडर करेंगे कि ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये इसकी होगी मोड क्लास 60 to 70। अब जो इसमें लोअर लिमिट होगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका L, तो L हम यहाँ लिख लेते हैं 60, देन प्लस F1 क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी 15 वो होगी F1 15 माइनस F0। स्टूडेंट्स देखिए F1 ये है, तो F0 इसकी पहली वाली होगी और F2 होगी इसकी बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो F0 होगी इसकी पहली वाली मतलब x एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1। तो ट्वाइस ऑफ F1 मींस 2 into 15 कितना होगा 30 माइनस F0 मींस x एंड माइनस F2 मींस 12, ओके, इनटू h इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो यहां पर आएगा 10। इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए मोड किसके इक्वल गिवन है, मोड गिवन आपका 67 के, तो लेफ्ट साइड में हम यहां लिखेंगे 67 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 15 माइनस x एंड डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 18 माइनस x इंटू 10। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 60 को जब इससे लिखेंगे तो कितना आएगा 7, और यहां पर जो 10 है इसको यहां ले आएंगे तो आएगा 7/10 इज इक्वल्स टू 15 माइनस x डिवाइडेड बाय 18 माइनस x। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आएगा 150 माइनस 10x, और 18 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 126 माइनस 7x, और इसको सोल्व करने के बाद आएगा 3x इज इक्वल्स टू 24, तो x की वैल्यू आएगी 8। सो यहां पर जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 8, सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर 33rd क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऐसे हमें करना था 33rd। अब हम चलते इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होंगे। द टू palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river which is 80 meter wide। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है, बट वहां पर शायद ये इक्वल पोल्स था, ठीक है। इक्वल पोल्स एंड आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर, ठीक है। और यहाँ के बीच की डिस्टेंस आपकी है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट O बिटवीन देम ऑन द रिवर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। एक पॉइंट यहाँ पर है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे दोनों ये ट्रीज से ये कितना होगा 30 एंड 60। तो हमें यहाँ पे देख लेना है स्टूडेंट्स किसके नजदीक होगा, जिस पॉइंट से नजदीक होगा उस साइड का जो एंगल रहेगा वो होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी, कंप्लीट हाइट ऑफ ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट A है, ये B पॉइंट, ये C और ये D, और यहाँ वाला जो पॉइंट है ये है E पॉइंट। दो ट्रायंगल हमारे पास बनी है, तो दोनों ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
उससे पहले हम स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस बी डिस्टेंस मान लेते हैं x, सो डीई डिस्टेंस कितनी होगी 80 माइनस x। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे दोनों ट्रायंगल्स में। देखिए क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABE tan 60 इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय BE। सो tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3, सो AB की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें नहीं पता तो एज इट इज रहेगा, और BE इज इक्वल्स टू x, सो AB इज इक्वल्स टू √3x। एंड इन ट्रायंगल CDE tan 30 इज इक्वल्स टू CD डिवाइडेड बाय 80 माइनस x, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो DE है, DE इज 80 माइनस x और ये है परपेंडिकुलर CD। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1/√3, सो CD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 माइनस x डिवाइडेड बाय √3। देखिए हमें पता है कि AB और CD दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे राइट साइड को। तो राइट साइड को जब इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x, सो 4x इज इक्वल्स टू 80, सो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी 20 मीटर, और इस साइड में जो वैल्यू बचेगी 80 माइनस x 80 माइनस 20, तो ये आपका आएगा 60 मीटर। अब हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये x की वैल्यू इनमें से कोई एक में रख देंगे तो AB इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल आएगा 20√3 मीटर। तो ये होगी इसकी हाइट ऑफ द ट्रीज। ठीक है, तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका 34th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसके जो और में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। Find the height of the tower and also the horizontal distance between the building and the tower. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक बात पता चल गया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का कहा हुआ है, तो मतलब दोनों एंगल डिप्रेशन में है, मतलब दोनों एंगल नीचे वाली साइड होगा। तो हाइट किसकी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर बताया और यहाँ के दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो जो सेकंड जहां पे वो बंदा खड़ा है, जहां पे वो आदमी खड़ा है मींस टावर, तो टावर की हाइट उस बिल्डिंग से ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, तो इस पॉइंट मींस टॉप ऑफ द टावर, इस टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग 50 मीटर हाई, तो इसकी हाइट यहां पर 50 मीटर गिवन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपको मानिए ए पॉइंट से देख रहे हैं, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 30 डिग्री होगा, एक का 60 डिग्री होगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है स्टूडेंट्स यहां वाला एंगल, तो ये एंगल होगा आपका 30 और ये कंप्लीट एंगल आपका होगा 60 डिग्री। तो यहां पर अगर हम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 30 डिग्री होगी और ये वैल्यू आपकी 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज ये जो लाइन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज पैरेलल टू ग्राउंड एंड दिस लाइन। ठीक है ना, तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये मान लीजिए कि AB डिस्टेंस, तो AB डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, मतलब हॉरिजॉन्टल मींस ये डिस्टेंस, तो ये पॉइंट आपका B मानिए, सॉरी ये पॉइंट आपका C एंड ये पॉइंट आपका D मानिए, एंड सपोज दिस पॉइंट इज E। तो हमें AB एंड BC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, DC डिस्टेंस अगर आपके 50 मीटर है तो EB डिस्टेंस कितनी होगी, 50 मीटर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो दो ट्रायंगल हमारे पास है उन दोनों ट्रायंगल्स में अप्लाई कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस tan 30 एंड tan 60। तो ADE ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, ADE ट्रायंगल, इसमें जब tan 30 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा AE डिवाइडेड बाय DE। ठीक है, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू AE बाय DE। अब देखिए स्टूडेंट जो सेकंड ट्रायंगल आपके, सेकंड ट्रायंगल देख लेते हैं एक बार, ABC ट्रायंगल, यहां पर क्या होगा कि tan 60 इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय BC, एंड tan 60 का हमें पता है √3, सो AB डिवाइडेड बाय BC। एंड स्टूडेंट्स वी नो स्टूडेंट्स AB इज इक्वल्स टू AE प्लस 50, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा √3 इज इक्वल्स टू AE प्लस 50 डिवाइडेड बाय BC। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो BC है ये BC DE के इक्वल हमें पता है, तो यहां से हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। D की वैल्यू क्या होगी √3 AE, और इस वैल्यू को हम इसमें रिप्लेस करेंगे। देखिए क्या हमारा आएगा आंसर, देखिए क्या रिजल्ट आता है, √3 इज इक्वल्स टू AE प्लस 50
प्लस 50 डिवाइडेड बाय BC मीन्स D इज √3AE। अब इसको सोल्व करते के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करिए, कितना आएगा, √3 को √3AE से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3AE इज इक्वल्स टू AE प्लस 50। तो ये आ जाएगा आपका, AE को इस साइड में लेके आएंगे तो 3AE माइनस AE, तो 2AE इज इक्वल्स टू 50 एंड AE विल बी इक्वल्स टू 25 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस भी आपका 25 और 50 ये था, तो कंप्लीट आपके कितने हो गए डिस्टेंस, ये हो जाएगी 75 मीटर। मींस हाइट ऑफ दैट टावर विल बी 75 मीटर। अब हमें ये BC फाइंड आउट करना है, तो BC हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। BC कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपका ABC ट्रायंगल था, ABC ट्रायंगल में आप पुट कर देंगे इसकी AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 75 बाई BC। सो BC की वैल्यू आएगी आपकी 75 बाई √3। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 25 √3। ठीक है, तो ये 25 √3 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 75। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा सॉल्यूशन 34th क्वेश्चन का। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ऐसे सोल्व करना आपको। अब देखिए हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए 35th एंड 36। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं दोनों। देखिए कैसे सोल्व करना है। 35th क्वेश्चन देखिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter and at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक टैंक हमारे पास सिलिंड्रिकल टैंक, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है और इसमें एक पाइप से पानी जा रहा है। ठीक है, और उस पाइप का डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और उसका रेट ऑफ फ्लो गिवन है एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कहा हुआ कि आधे घंटे में उस सिलिंड्रिकल जो आपका टैंक है उसमें कितना पानी भराएगा, मतलब कितनी हाइट तक पानी भर जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि आधे घंटे में कितना वॉल्यूम पानी उसमें टैंक में गया है। ठीक है, और फिर उसमें देखेंगे कितनी हाइट वहां पर उसने कवर करी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पानी की, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सिलिंड्रिकल पाइप है क्योंकि पानी जिससे जा रहा है तो उसका एरिया भी क्या होगा, πr²h। अब यहाँ पर हाइट हम किसको लेंगे, हाइट हम लेंगे ये जो यहाँ पर रेट है 0.7 मीटर पर सेकेंड और 0.7 मीटर मीन्स 70 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड कितना होगा, πr²। स्टूडेंट्स डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी होगी 1 और h कितनी है 70। सो 70 पाई होगी स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दैट सिलिंड्रिकल पाइप इन 1 सेकेंड। हमें फाइंड आउट कितनी देर का करना है, आधे घंटे का। तो 1 सेकेंड का अगर ये होगा तो 1 मिनट का फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 मिनट मीन्स 70 पाई इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये होगा 1 मिनट में कितना पानी भरेगा। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 30 मिनट्स में कितना पानी भरेगा। तो 30 मिनट्स में भरेंगे 70 इंटू 60 इंटू 30 और पाई यहाँ पर है और ये भी हम लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो 30 मिनट्स में मतलब वो पाइप कितना पानी भरेगा स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ लिख लेते हैं 70 पाई इंटू 60 इंटू 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट इसकी, तो इतना पानी भर देगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसमें कितनी हाइट तक पानी भरा जाएगा। ठीक है, और वो कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, उसका रेडियस हमारे पास गिवन है, उसकी रेडियस देखिए उस सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी वॉल्यूम है πr²। h हमें फाइंड आउट करना और रेडियस उसकी गिवन है, रेडियस बेस रेडियस कितनी 40। सो उसकी रेडियस हम अगर 40 यहाँ पुट करेंगे तो 40 इंटू 40 इंटू h इज इक्वल्स टू 70 पाई एंड 60 इंटू 30। इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा h आ जाएगा यहाँ से और वही हमारा होगा आंसर। देखिए h इज इक्वल्स टू 70 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेगा तो हमारा आएगा 35 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 78.75 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट हमारी, तो 7 मतलब इतना पानी उसमें, इतनी हाइट उस पानी की हो जाएगी आधे घंटे के बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना था, सिंपल क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज हुआ है कि जो पानी फ्लो कर रहा है उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर।
A motorboat covers a distance of 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. In the same time, it covers a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. Find the speed of the boat in still water and that of a stream. देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपका यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी। क्या इक्वेशन बनेंगी? मान लीजिए स्टूडेंट्स के उसके स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट मानिए x किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स अगर अपस्ट्रीम जाएंगे, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई। अब यहाँ पर टाइम हमें गिवन है कि 6 आवर्स में इतना अपस्ट्रीम और इतना डाउनस्ट्रीम वहां पे कवर करता है, तो 16 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? देखो टाइम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से जब टाइम फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस बाय स्पीड, अब डिस्टेंस 16 और स्पीड कितनी होगी अपस्ट्रीम में स्पीड होगी स्टूडेंट्स x माइनस वाई, देन प्लस 24 डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई एंड इट इज इक्वल टू 6 आवर्स। ये तो हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड केस में क्या होगा कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम मींस 12 बाई x माइनस वाई देन प्लस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 36 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेम टू सेम यहाँ पर आवर्स वहां पे कहा हुआ है इन द सेम टाइम, तो यहाँ पे इक्वल टू 6 कर देंगे, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारी बनेंगे, इनको हम सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करते हैं इनको? जो यहाँ पर x माइनस वाई मीन्स 1 बाई एक्स माइनस वाई को मानेंगे u और 1 बाई एक्स प्लस वाई को मानेंगे v, और इनको रिप्लेस करने के बाद हमारी दो इक्वेशन बनेंगी, लीनियर इक्वेशन। क्या इक्वेशन रहेंगे? देखिए वो इक्वेशन आपकी बनेंगी 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6 एंड 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लेंगे और यहां से आपकी आएंगे u और v की वैल्यू, एंड u v की वैल्यू दोनों फाइंड आउट करने के बाद इनमें पुट करेंगे और यहां से हम x और y की दो इक्वेशन बनेंगी और फिर वहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ बोट होगी आपकी x और जो y है वो होगी दैट ऑफ स्ट्रीम इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्पीड ऑफ करंट y जो हमने माना था वो होगा 4 किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड ऑफ बोट है वो होगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर, स्टैंडर्ड पेपर, और ये हमने कर लिया कंप्लीट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को हम एवरेज कह सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड थे स्टूडेंट्स, मींस हॉट क्वेश्चन हम इनको कहेंगे, ठीक है। बट सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये आपको ध्यान देना है। और एक जो मैं आपको ध्यान देने वाली जो पैटर्न चेंज हो वो क्या है कि सीसीटी जो आइटम्स 16 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको सीसीटी आइटम्स पे ज्यादा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपके अगर कॉन्सेप्ट बने होंगे तो आपको इस पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो बेसिक जो पेपर रहेगा सैंपल पेपर जो इसी के साथ का जो सीबीएसई ने पब्लिश किया है उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।